नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज जो कि अब आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज के दिन यानी 29 जनवरी को भाई बजट पेश होगा। इकोनॉमिक सर्वे टू बी टेबल टुडे। पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है फ्राइडे को शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को बजट पुटअप किया जाएगा। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे पुटअप किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे पुटअप किया जा रहा है। और यूनियन बजट के आने से पहले ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी ने बोल दिया है कि इस बार का जो बजट होगा दैट विल बी वन लाइक नेवर बिफोर। इससे पहले कभी ऐसा बजट नहीं आया। कुछ इस प्रकार का बजट इस बार पुटअप किया जा रहा है। जब एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं और प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, तो जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं उनका ये बोलना है कि ऑब्वियस सी बात है, बजट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तब हो सकता है जब सरकार बहुत सारा खर्चा करे। ऑलरेडी जो हमारी इकोनॉमी इतना धत्ते में जा रही, नीचे में जा रही, इस इकोनॉमी को सुधारने के लिए बहुत सारा पैसा मार्केट में पंप इन किया जाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी। सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी तो हो सकता है कि डेफिसिट आने वाले समय में सरकार की थोड़ी सी बढ़े। सरकार इकोनॉमी में एक फिजिकल स्टिमुलस दे पैंडेमिक को सबसाइड करने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक और खास बात है। 2021 2022 का ये जो बजट आने वाला है, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि सरकार 15 फाइनेंशियल कमीशन की जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन है इसको इंप्लीमेंट कर दे। ठीक है, तो हो सकता है 15 फाइनेंस कमीशन की जो मैक्सिमम रिकमेंडेशन है वो यहां पे इंप्लीमेंट हो जाए। ओके। और खास बात ये है कि फाइनेंस कमीशन करता क्या है। फाइनेंस कमीशन ये भी करता है कि जो भी रेवेन्यू आएगा सरकार के पास, वो रेवेन्यू केंद्र सरकार के पास कितना जाना चाहिए और राज्य सरकारों के पास कितना जाना चाहिए, इसको डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। तो टोटल सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसमें कितना किसके पास जाएगा, वो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन में ऑलरेडी दे दिया गया है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन था जिसके हेड थे मिस्टर एनके सिंह जी, ये अपनी रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं प्रेसिडेंट साहब के पास 9 नवंबर को। लेकिन उस टाइम पे भी बताया था कि जो भी रिकमेंडेशन दी गई है इस फाइनेंस कमीशन के द्वारा, ये बजट प्रेजेंटेशन से पहले सामने नहीं आएंगी। अब जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो देश के लोगों को यह भी पता चलेगा कि 15 फाइनेंस कमीशन ने एक्चुअली में रिकमेंडेशन दी क्या थी। ठीक है ना। और उस रिकमेंडेशन पे सरकार क्या एक्शन लेगी। तो रिकमेंडेशन क्या है 15 फाइनेंस कमीशन की, और सेंटर्स एक्शन टेकन रिपोर्ट। और ऑब्वियस ही बात है 9 नवंबर को इमीडिएटली इन रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं पब्लिश किया गया, क्योंकि इतने दिनों में 9 नवंबर से लेकर अब तक जनवरी एंड तक जो सरकार है वो इन रिकमेंडेशंस के ऊपर बहस कर रही होगी। जो सरकारी डिपार्टमेंट है, हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो इन रिकमेंडेशंस को पढ़ रहे होंगे, उनकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी को समझ रहे होंगे, फ्यूचर ग्रोथ के प्रेडिक्शंस को देख रहे होंगे, और उसके बेसिस पे सेंटर ने अपना एक प्लान बनाया होगा कि भाई इन रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, और फाइनली जो भी एक्शन होगा वो बजट डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया जाएगा। 2020-21 में एक छोटी सी इंटरिम रिपोर्ट दी थी एनके सिंह कमेटी ने, मतलब 15 फाइनेंस कमेटी में, और इसमें ये बोला गया था कि जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है, यानी कि ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास पैसा आता है, सेस सरचार्ज को हटा दो तो पैसा 42% जाना चाहिए स्टेट्स के पास। मोस्ट प्रॉब्ली 42% को कम करके 15 फाइनेंस कमीशन 41% करेगा। क्यों? चूंकि भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गई है, और चूंकि यूनियन टेरिटरी के सारे खर्चे सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जाते हैं, तो अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास जो पूरा का पूरा पैसा जाना था वो नहीं जाएगा। इसलिए स्टेट्स का जो एलोकेशन है वो थोड़ा कम किया जाएगा, 42 से 41% किया जाएगा। फिर आगे बात की जाए इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे क्या है, चूंकि आज की डेट में इकोनॉमिक सर्वे टेबल होने वाला है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो भाई सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे को निकालता कौन है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस इकोनॉमिक सर्वे को निकालता है। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है हर साल जस्ट बिफोर यूनियन बजट। इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको इंट्रोड्यूस करता है। और पिछले 12 महीनों में जो इंडियन इकोनॉमी में सरकार की परफॉर्मेंस रही है, जो भी डेवलपमेंट्स रहे हैं, जो भी सरकारी इनिशिएटिव्स हैं और उनके क्या इफेक्ट्स आए, मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये सब बताए जाते हैं किसके द्वारा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। किसके थ्रू, इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू, जो कि पिछले 12 महीनों में क्या हुआ उसको प्रॉपर तरीके से यहां पे बताता है। ओके, तो ये बताएंगे कि भाई पिछले बजट में हमने ये पेश किया, उसमें ये हुआ, कोरोना के पैंडेमिक से लड़ने के लिए हमने ये किया। ये सब चीजें होती है इकोनॉमिक सर्वे में। 2 वॉल्यूम्स में मिलता है। पहला वॉल्यूम कंसेप्चुअल और एनालिटिकल इश्यूज से डील करता है। दूसरा वॉल्यूम डील्स विद द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन सम डिटेल विद मोर फोकस ऑन इमीडिएट इशू एंड स्टैटिस्टिक्स। जनरल स्टडीज पेपर 3 में सीधे सीधे गवर्नमेंट बजटिंग के रिस्पेक्ट से ये पर्टिकुलर चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो, और हेल्प करने के लिए भी ज्वाइन बटन दबा सकते हो। ऑलमोस्ट सारी की सारी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है यहाँ पे, तो आप
ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। जो भी एडिटोरियल्स बनाता हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, और जो भी आपके करंट अफेयर्स की मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाता हूँ वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगी। अब कैबिनेट क्लियर्स पॉलिसी इन पीएसयू प्राइवेटाइजेशन। जो बड़े बड़े पीएसयूज है ना, जो सरकारी अंडरटेकिंग्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि बीएचईएल, एनटीपीसी, इस तरीके में बीएचईएल एनटीपीसी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप कह सकते हो कि ये पब्लिक सेक्टर्स हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब वैसे तो ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें मेजॉरिटी स्टेक सरकार का है। यूनियन कैबिनेट ने एक पॉलिसी क्लियर की ऑन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इस पॉलिसी को अनाउंस किया जाएगा अपकमिंग यूनियन बजट में, जो कि 1 फरवरी 2021 को आएगा। तो अभी भी पॉलिसी एग्जैक्टली क्या होने वाली है ये हमें पता नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी के कुछ बेसिक प्रेमाइसेस हमको पता है। पहला बेसिक प्रेमाइस क्या है? प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट ओन एंटिटीज इन स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो कि भारतीय सरकार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया जा सकता, और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स वो सेक्टर्स जिनको बहुत आराम से प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की, तो डीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसने आइडेंटिफाई किए 18 सेक्टर्स जो कि स्ट्रेटेजिक हैं सरकार के लिए। इसमें फर्टिलाइजर, टेलीकॉम, पावर, बैंकिंग, डिफेंस, इंश्योरेंस, इस तरीके की चीजें हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, बैंकिंग इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इस प्रकार के बैंकों को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। बस आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। उसी प्रकार से माइनिंग, एक्सप्लोरेशन, तो भाई ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और सर्विसेज में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन्वॉल्व हैं, इनको आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी अपने आप में दो तरीके की होती है। एक होती है जो उसको यूनियन गवर्नमेंट ओन करती है, एक होती है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट को जिन पब्लिक सेक्टर्स को ओन करती है वो होती है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है उनको बोला था स्टेट लेवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, यूनिट्स को इंडिया में एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। 1951 में केवल 5 एंटरप्राइजेस थी इंडिया में पब्लिक सेक्टर में, 2019 मार्च तक 348 हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिसी पे वापस। तो पॉलिसी ये बोलती है कि पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कौन सी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया और अगले दिन पूरा प्राइवेटाइज हो गया। अरे भाई, ग्रेडेड तरीके से, टाइमली तरीके से इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इस पॉलिसी को रिलीज किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज। प्राइवेटाइज करने से यह समझा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है, और जब ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है तो जो पुरानी गलत चीजें होती थी जैसे कि रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म, वो सब खत्म हो जाता है। ओके, और एक प्राइवेट कल्चर आता है, और प्राइवेट कल्चर को हमेशा एफिशिएंट समझा जाता है, और गवर्नमेंट कल्चर को, काम करने वाले को, हमेशा इनएफिशिएंट समझा जाता है। ये पब्लिक परसेप्शन है, जबकि ऐसा है नहीं। सरकारी लोग भी बहुत काम करते हैं। कल की डेट में जब आईएएस आईपीएस बनोगे ना आप लोग, बहुत काम करोगे, ठीक है ना। ये भूल जाओगे कि कभी भी कोई आराम नाम की चीज भी होती है आपकी जिंदगी में। फिर आगे बात करते हैं। इट वॉज अनाउंस्ड एज अ कोहेरेंट पॉलिसी वेयर इन ऑल सेक्टर्स वुड बी ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। जो भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स नहीं है, उसके अलावा जितने भी और सेक्टर्स हैं जहां पीएसयूज काम कर रही हैं, वहां पे पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन के लिए ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे बिड्स बुलाई जाएंगी, और ये बिड्स मोस्ट प्रोबेबली डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू बुलाई जाएंगी। ओके, उसके बाद अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट में आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट है ना, पहले इस डिपार्टमेंट का नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। बाद में इस डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम करके डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कर दिया गया। किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा, मान लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड है, अभी कोल इंडिया लिमिटेड के मैक्सिमम शेयर सरकार के पास है। कल की डेट में सरकार मैक्सिमम शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को भेज दे तो प्राइवेट ओनरशिप हो गई। इसको क्या बोला जाएगा? इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। और उन सेक्टर्स के जो भी मार्केट के दाम होंगे वो सरकार को मिल जाएंगे। इससे सरकार को पैसा मिल जाएगा अपनी डेवलपमेंटल स्कीम्स में लगाने के लिए, और प्राइवेट ओनरशिप आ जाएगी इन कंपनीज की, तो ये कंपनी एफिशिएंटली काम करेंगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसका अपोजिशन भी बहुत होगा, क्योंकि इन कंपनीज में काम करने वाले जो लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई तुम ये डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, तुम हमको प्राइवेट एम्प्लॉय कैसे बना सकते हो। तो इस तरीके के अपोजिशन वाली चीजें भी होती रहती हैं। फिर सरकार के अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जो पीएसयूज हैं वो 1 से 4 तक ही रहेंगी। सरकार चाहे तो प्राइवेटाइज, मर्ज कर सकता है बची हुई कंपनीज को, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी एक स्ट्रेटेजिक
फील्ड में 2 या 3 पब्लिक सेक्टर्स को मिला के आपस में मर्ज किया जाए। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर तो हमको वैसे भी देखने को मिल रहा है। और टाइमिंग जो होगी प्राइवेटाइजेशन की नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स की, इसको समय दर समय बदला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप मुंह उठाते सब कुछ एक ही बार में प्राइवेटाइज कर दोगे, धीरे धीरे चीजें प्राइवेटाइज होंगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी में और इन्वेस्टमेंट मॉडल में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। फिर आज की तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, राजस्थान 5th स्टेट टू कंप्लीट अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स। राजस्थान इस देश का 5वां स्टेट बन गया है जिसने पूरी तरीके से अर्बन लोकल रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर दिया है। यह बताया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और इन रिफॉर्म्स को पूरा करने के राजस्थान को बेनिफिट्स भी मिलेंगे। राजस्थान रिफॉर्म्स क्या क्या लेके आया है, तो स्टेट ने नोटिफाई किए हैं फ्लोर रेट्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्सेस इन अर्बन लोकल बॉडीज। फिर फ्लोर रेट्स ऑफ यूजर चार्जेस को भी यहां पे डिफाइन किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सीवरेज। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं अर्बन म्युनिसिपल गवर्नेंस में। और साथ साथ स्टेट ने एक सिस्टम ये भी बनाया है कि कैसे समय के साथ साथ फ्लोर रेट्स को इंक्रीज किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स को बचाने के लिए। ठीक है भाई। अब जब ये रिफॉर्म्स ऑलरेडी राजस्थान का स्टेट ले आया, और मैं आपको बता दूं राजस्थान पहला ऐसा स्टेट नहीं जो ये रिफॉर्म लेके आया है। पहले भी स्टेट्स हैं जैसे कि मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये इस रिफॉर्म्स को लेके आ चुके हैं। अब जब राजस्थान इन रिफॉर्म्स को ले आया है तो राजस्थान इट हैज नाउ बिकम एलिजिबल फॉर एडिशनल रिफॉर्म लिंक्ड बोरोइंग। तो अब स्टेट को परमिशन दे दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा कि ये एडिशनल 2731 करोड़ ओपनली मार्केट से उठा सकता है अंडर ओपन मार्केट बोरोइंग्स। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये स्टेट्स भी अपने अर्बन लोकल बॉडी की रिफॉर्म पूरे कर चुके हैं। तो इन सारे के सारे 5 स्टेट्स को मिला दो तो ये 5 स्टेट्स मिलके मार्केट से 10,212 करोड़ रुपए उठा सकते हैं। और जब इनकी अर्बन लोकल बॉडीज 10,212 करोड़ रुपए उठाएंगी मार्केट से तो वो और एफिशिएंट तरीके से काम कर जाएंगी। पैसा भी इनके पास आएगा और कहीं ना कहीं इन अर्बन लोकल बॉडीज ने अपने अंदर रिफॉर्म भी किए हैं। तो ओवरऑल जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन सर्विसेज हैं, खासकर अर्बन इलाकों में इन स्टेट्स की, वो इंप्रूव होती नजर आएंगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि भाई ये अर्बन लोकल बॉडीज कितनी एफिशिएंट तरीके से काम करती हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंटल पॉलिसीज में ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, तो भाई जस्टिस के फील्ड में, सोशल डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ स्टैटिस्टिक्स यहां पे दिए गए हैं। सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स, 25 स्टेट्स की लिस्ट में बिहार टॉप करता है किस चीज में, एम्प्लॉइंग मोस्ट वुमेन इन इट्स पुलिस फोर्स। बिहार में 25.3% ऑफ द पुलिस फोर्स वुमेन है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये किसने बताया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने बताया। कब रिलीज हुई, तो अभी रिलीज हुई 2020 में। किसका इनिशिएटिव है, टाटा ट्रस्ट का इनिशिएटिव है। मदद कौन कर रहा है इस इनिशिएटिव चलाने को, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, CHRI, दक्ष, टिस प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार के बाद वुमेन के एम्प्लॉयमेंट में कौन सबसे आगे है, तो हिमाचल प्रदेश 19.2%, तमिलनाडु 18.5%। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप बात करो बिहार स्टेट की, तो भाई बिहार स्टेट में भले ही 25% वुमेन पुलिस फोर्स का पार्ट बनती है, लेकिन ऑफिसर कैटेगरी में केवल 6% वुमेन आती है बिहार स्टेट में। अगर ऑफिसर कैटेगरी में बात की जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा ऑफिसर वुमेन है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स तमिलनाडु में जितने भी हैं पुलिस में, उसमें 24.8% वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं। मिजोरम में 20.1% वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो बिहार में ओवरऑल नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ज्यादा हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ पुलिस में जो वुमेन है वो ज्यादा है, बट ऑफिसर लेवल पे जो वुमेन है वो कम है। तो अगर ओवरऑल ऑफिसर्स बिहार में 100 हैं तो वुमेन वहां पे केवल 6 हैं। लेकिन ओवरऑल पुलिस फोर्स अगर बिहार में 100 है तो वुमेन 25 है। तो आप कह सकते हो कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पुलिस में ज्यादा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रिप्रेजेंटेशन कम है, इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, और ये सही नहीं है, ये भी इंप्रूव होना चाहिए। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ऑफिसर कैडर में और कांस्टेबलरी में, पुलिस में ऑफिसर कैडर में और कांस्टेबलरी में SC ST और OBC की जो कोटा की सीट्स हैं वो पूरी तरीके से फुल है। ये केवल एक ऐसा स्टेट है वो कर्नाटका। छत्तीसगढ़ में जो कोटा सीट्स हैं वो केवल कांस्टेबल लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए पूरी है। बाकी सारे स्टेट्स में SC ST और OBC कोटा की बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके के बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स यहाँ पे देके रखे गए हैं। अगर कोर्ट्स की बात की जाए तो ओवरऑल देश में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन कौन से हाई कोर्ट में है, तो भाई सिक्किम का हाई कोर्ट में 3 जजेस हैं और उसमें से एक वुमेन है। तो ऑब्वियसली बात है 33.3% वुमेन हो गई सिक्किम के हाई कोर्ट में। उसी प्रकार से पूरे देश का अगर एवरेज निकाला जाए तो पूरे देश के हाई कोर्ट्स में 29%
वुमेन है। अगर बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में 19% वुमेन है, पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में 18% वुमेन है। पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है भाई। 4 स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, जहां पे कोई भी वुमेन जज नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव को, अगर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को अगर आप पहले के डाटा से कंपेयर करेंगे तो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे कि पुलिस पर्सनल्स की बात की जाए तो जनवरी 2017 में जो डाटा आया था, पता चला था कि देश में जितने भी पुलिस फोर्सेज में 7% वुमेन है, अब निकल के आ रही है 10% वुमेन। प्रेजेंट स्टाफ डाटा की बात की जाए तो दिसंबर 2016 में ओवरऑल इंडिया में 10% वुमेन स्टाफ थी, अब 13% हो गई है। जजेस की बात की जाए तो 2017-18 में टोटल नंबर ऑफ वुमेन जजेस थी 26.5%, अब पहुंच गई 29.3%। जस्टिस डिलीवरी में, यानी किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोगों को जस्टिस मिल जाता है, टाइम पे मिल जाता है, वो है महाराष्ट्र। ओके भाई। उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरला। और यह भी बोला गया है कि देश भर में जितने भी प्रिजनर्स हैं उसमें से 2/3 प्रिजनर्स अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मतलब उनके ऊपर इल्जाम लगा है और उनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, अभी उनका इल्जाम प्रूव नहीं हुआ है। हो सकता है कि जब जज डिसीजन सुनाए तो उसमें बहुत सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो अगर 100 प्रिजनर्स हैं तो 100 में से 66 प्रिजनर्स तो ऐसे जिनके ऊपर अभी केस चल रहे हैं, और इस 66 में एक बहुत बड़ा ऐसा नंबर होगा जो छूट जाएगा, जिसका क्राइम प्रूव नहीं होगा। तो जरूरी यह है कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाए और जिन अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं उनके खिलाफ केस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करो और उनको छोड़ो भाई। सजा देनी हो तो दो, छोड़ना हो छोड़ो। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 में वुमेन एंड रोल ऑफ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इस पर्टिकुलर चीज में आपको ये चीज काम आएगी। एक और न्यूज निकल के आ रही है। पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बोला है कि पाकिस्तान को अपने बासमती राइस के लिए 26 जनवरी 2021 को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। इससे पाकिस्तान को एक्सपोर्ट रेवेन्यू में $1 बिलियन का फायदा होगा और बासमती राइस पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहां से मिलता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल भी जाए, उसके बाद भी अगर यूरोपियन यूनियन में आपको अपना राइस बेचना है किसी जीआई टैग के अंदर, तो यूरोप के लॉस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और यूरोप का एक रेगुलेशन है, यू एरिया का एक रेगुलेशन है जिसका नाम है नंबर 1151/2012। इंडिया के राइस को जीआई टैग मिला हुआ है, एक्चुअली इन्होंने अप्लाई कर रखा है फॉर जीआई टैग, ठीक है, इन यूरोपियन एरिया अंडर आर्टिकल 50 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ऑफ रेगुलेशन ईयू नंबर 1151/2012। ठीक है भाई। ये रेगुलेशन नंबर 1151/2012 क्या है भाई? ये यूरोपियन पार्लियामेंट का एक रेगुलेशन है जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी स्कीम की बात की जाती है, फूड स्टफ्स की बात की जाती है। ओके। और कहीं ना कहीं इसके अंदर इंडिया जीआई टैग मांग रहा है। अगर बात की जाए इंडिया इस समय पे कितना परसेंट बासमती राइस शेयर पकड़ के रखा है ईयू का? ईयू में अगर 100% बासमती राइस बिकता है तो 65% इंडिया का है, 35% पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान के ही राइस एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं। पाकिस्तान के जो टोटल राइस एक्सपोर्ट्स हैं 2020 में, दे आर एट समवेयर $2.2 बिलियन, और इंडिया के उनसे बहुत ज्यादा है। इंडिया के 65% है, पाकिस्तान के 35% है। तो इंडिया ने जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रखा है अंडर रेगुलेशन ईयू नंबर 1151/2012 आर्टिकल 50 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के लिए, और पाकिस्तान ने अपने बासमती राइस वर्जन के लिए अप्लाई कर रखा है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ रेगुलेशन ईयू नंबर 1151/2012। इंडिया और पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में जीआई टैग पाने के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमारा राइस बासमती है, हमारा राइस बासमती है। ठीक है भाई। अब फाइनली इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा ये पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो राइस एक्सपोर्टर्स है वो इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। उनका यह बोलना है कि इंडिया हैज अटेम्प्टेड टू ब्लॉक पाकिस्तान ट्रेड विद द ईयू बाय डिक्लेयरिंग दैट इट्स बासमती इज ज्योग्राफिकली द ओरिजिनल वन, जबकि पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हमारा जो बासमती राइस है वो ओरिजिनल वन है, इंडिया का ओरिजिनल वन नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या आगे निकल के आता है, क्योंकि फिलहाल के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान के बासमती राइस को जीआई टैग मिल गया है। यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन में मिलता है कि नहीं मिलता है ये समय बताएगा। ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी। हालांकि पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक माउंट मेरापी करके इंडोनेशिया मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो, जो सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया का माउंट वेरापी, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। एक लावा और गैस क्लाउड्स बाहर निकले। इंडोनेशिया में इस तरीके के इरप्शंस होते ही रहते हैं। इंडोनेशिया के इरप्शन हिस्ट्री के बारे में जानना है अभी के लिए, कौन कौन से वॉल्केनोज इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी, वाया वॉल्केनो इरप्ट्स और वॉल्केनिक हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया। इस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देखिए।
वॉल्केनिक हिस्ट्री ऑफ इंडोनेशिया मेरे नाम के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देख लीजिए, आपको वॉल्केनोस के बारे में काफी जानकारी मिल जाएगी। ये जो रिंग्स ऑफ फायर के अलॉन्ग आपको वॉल्केनो नजर आ रहे हैं, इसकी आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। इंडोनेशिया के आसपास जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके बारे में मैंने बेसिक आइडिया दिया, आपको बताया है कि क्यों ये रिंग्स ऑफ फायर वहां पे बनती है। वापस आ जाते हैं अपनी न्यूज की। ये जो माउंट मेरापी का है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट लावा फ्लो है जो कि भी रिसेंटली हुआ है। जो इरप्शन की साउंड थी वो 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। जो लास्ट मेजर इरप्शन था मेरापी का 2010 में, उससे 347 लोग मरे थे। इस माउंट मेरापी को फायर माउंटेन बोला जाता है इंडोनेशिया और जावा का। एक एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है। ओके, स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है इसको जानने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो जाके देखिए। ठीक है, कहां पे पड़ता है? बॉर्डर बिटवीन सेंट्रल जावा एंड योग्याकार्ता प्रोविंस। तो भाई ये पूरा जावा आइलैंड है, यहाँ पे आपको सेंट्रल जावा नजर आ रहा है, यहाँ पे योग्याकार्ता प्रोविंस है, तो इसके आसपास ही पड़ता है ये आपका माउंट मेरापी। ओके, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इंडोनेशिया का 1548 से फट ही रहा है, आज तक बंद नहीं हुआ है। ओके, इट इज द यंगेस्ट ग्रुप ऑफ वॉल्केनोज इन साउदर्न जावा दैट इज सिचुएटेड एज अ सबडक्शन जोन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड सुंदा प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सुंदा प्लेट का अगर आपको सबडक्शन देखना है, इस वीडियो को जाके देखिए, काफी कुछ बता रखा है। ओके, पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर की बात करिए तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में है भाई। इस पूरी रिंग्स ऑफ फायर में लगातार वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं और इसकी लेंथ पूरी 40,000 किलोमीटर की है। और कहीं ना कहीं इंडोनेशिया इस पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर से काफी हद तक एसोसिएटेड है। आपको पता है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट तक पहुंचती है, और चाइना और उसके साउथ में आ जाइए तो वियतनाम, और नीचे आ जाइए तो इंडोनेशिया, इनके ईस्टर्न कोस्ट तक पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन के बॉर्डर में पड़ती हैं, ये रिंग्स ऑफ फायर से काफी परेशान रहती हैं। अक्सर का रिंग ऑफ फायर पे वॉल्केनो वगैरह आते रहते हैं और इन कंट्रीज को काफी नुकसान होता है इसके चलते। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंदर ये पर्टिकुलर चीज आपको काम आएगी, ज्योग्राफिकल फीचर्स में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपको वीडियोस कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। गुड बाय।